नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर हम लोग सॉल्व करा रहे हैं। तो आज अब तक हम लोगों ने दृष्टि आईएएस संस्थान के जीएस के पेपर 8 तक सॉल्व कर लिए हैं। आज जो हम लोग पेपर लेके आए हैं वो है जीएस का पेपर नंबर 9। कौन सा है मित्रों? जीएस का पेपर नंबर 9। इसको देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं हमारे। ठीक है मित्रों, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन दिख रहा है उसे देखें तो ये इन्वायरमेंट यानी इकोलॉजी से रिलेटेड है। और पहला क्वेश्चन क्या है उसे पढ़ते हैं, देखते हैं ध्यान से। वनस्पति के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों के विचार कीजिए। पहला, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले कठोर लकड़ी के वृक्षों वाले घने वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मैंग्रोव। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसून वन के रूप में जाने वाले ये वन शुष्क मौसम के दौरान अपने पत्ते गिरा देते हैं। यह ऊंचे क्षेत्रों में पाया जाता है जहां शंकुधारी वृक्षों की प्रचुरता पाई जाती है। मैंग्रोव यह केवल महाद्वीप के पूर्वी किनारों के क्षेत्रों में पाया जाता है तथा इसकी विशेषता सदाबहार वृक्ष हैं। उपरोक्त में से कितने युग्म सही हैं? तो यदि हम यहाँ पर देखें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन होते हैं, तो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले कठोर लकड़ी के वृक्षों वाले घने वन। तो मित्रों, उष्णकटिबंधीय वन के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, लगातार उच्च तापमान बना रहता है और आर्द्र वातावरण से निर्मित होते हैं। ये सदाबहार वन होते हैं जिनकी लकड़ी कठोर होती है, यानी ये स्टेटमेंट कैसा है हमारा? सही है। दूसरा देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में अगर हम बात करें तो मानसून वन के रूप में जाने जाने वाले वन शुष्क मौसम के दौरान अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो यह वो वन होते हैं मानसूनी वन जहां 100 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, और इसके अलावा शुष्क मौसम में जल की कमी कम करने के लिए वृक्ष अपनी पत्ती गिरा देते हैं, यानी ये भी स्टेटमेंट कैसा है? बिल्कुल सही है। तीसरा, पर्वतीय वन यानी यह ऊंचे क्षेत्रों में पाया जाता है जहां शंकुधारी वृक्षों की प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है, तो पर्वतीय वनों के बारे में यदि हम बात करें, वह वन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होते हैं जहां आमतौर पर 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई होती है। यहाँ पर तापमान कम होता है। ठीक है, सामान्य शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है? मैंग्रोव यह केवल महाद्वीपियों के पूर्वी किनारों के क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी विशेषता सदाबहार वृक्ष है। मैंग्रोव के बारे में यदि हम बात करें तो मैंग्रोव नमक सहिष्णु वनस्पति है जो खारे या लवणीय जल वाले तटीय क्षेत्रों में यानी एस्चुरी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। मैंग्रोव अद्वितीय अनुकूलन होते हैं जैसे ऑक्सीजन का अवशोषण। तो यहाँ पर जो बात की गई है विशेष सदाबहार वन, तो ये केवल महाद्वीप के पूर्वी, ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है। तो हमारे कितने स्टेटमेंट सही हैं? 3 स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कह रहा है? वायुमंडल के संगठन एवं संरचना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 99% भाग निर्मित करते हैं। 2, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है और इसमें ओजोन परत होती है जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित है और इसकी विशेषता यह है कि ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 99% भाग बनाते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा है 78 और ऑक्सीजन की मात्रा है 21। तो कितना हो गया? 90%। तो ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। जो आपका 1% बचा है उसमें आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जीनोन और कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्प, ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित हैं। दूसरा, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है और इसमें ओजोन परत होती है जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। तो क्षोभ मंडल के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे निचली परत है, ये बात बिल्कुल सही है, जो 8 से 18 किलोमीटर तक आती है। लेकिन इसमें जो ओजोन की बात की गई है ये यहाँ पर नहीं होती है। ओजोन जो है वो आपके समताप मंडल में होती है। कहां पर होती है? समताप मंडल में। तो ये स्टेटमेंट यहां पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट, समताप मंडल क्षोभमंडल के ऊपर स्थित है और इसकी विशेषता यह है कि ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। समताप मंडल क्षोभमंडल के ऊपर स्थित है, ये बात बिल्कुल सही है। और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे टेम्परेचर गिरता जाएगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो कितने सही हैं? 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहा है 3? इसे देखते हैं। भू आकृतियों के प्रकारों और उनके निर्माण के प्राथमिक कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भू आकृतियां गठन के कारक गोखुर झील, नदी द्वारा निक्षेपण, हिमोड़, हिमनदीय निक्षेपण, छत्रक चट्टानें, पवन द्वारा अपरदन, उपरोक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो यहां पर यदि हम बात करें गोखुर झील, नदी के द्वारा निक्षेपण। गोखुर झील होती क्या है? ये तलछट के निक्षेपण के कारण नदी के प्रवाह मुख्य रूप से चैनल से अलग करता है, जो गोखुर झीलों को निर्मित होती हैं, और ये अर्धचंद्राकार जल निकाय के निर्माण होता है। जैसे भारत में गंगा जैसी नदियां बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्रों में इनकी निर्माण करती हैं, यानी गोखुर झील आप समझ गए, नदी द्वारा निक्षेपण से होता है। हिमोड़, हिमनदीय निक्षेपण। हिमोड़ क्या होता है? हिमोड़ यानी मोरैन मलबे के निक्षेपण हैं, जो ग्लेशियर द्वारा लाया गया निक्षेपित होता है, यानी हिमनदीय ग्लेशियर के द्वारा, ये भी सही है। छत्रक चट्टानें पवन द्वारा अपरदन। छत्रक चट्टानें यानी रेगिस्तानी क्षेत्रों में छत्रक चट्टानों का आकार वायु अपरदन द्वारा निर्मित होता है, यानी ये बात भी क्या है हमारी? सही है। यानी ये तीनों बातें बिल्कुल क्या हैं? सही हैं। तो यहां पर क्या सही होगा? 1, 2, 3 यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है 4? उसे देखते हैं। बहिर्वेधी और अंतर्वेधी ज्वालामुखीय भू आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की सतह पर लावा के ठंडा होने के कारण लावा पठार और सील्ड ज्वालामुखी जैसी बहिर्वेधी ज्वालामुखी भू आकृतियां निर्मित होती हैं। जब मेग्मा पृथ्वी की सतह से नीचे जम जाता है तो बैथोलिट और सिल जैसी अंतर्वेधी ज्वालामुखीय भू आकृतियों निर्मित होती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहां पर यदि हम बात करें, पृथ्वी की सतह से लावा ठंडा होने के कारण लावा सील ज्वालामुखी जैसी बहिर्वेधी ज्वालामुखी आकृति बनती है, ये बात बिल्कुल सही है। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे जमता है तो बैथोलिट और सिल जैसी अंतर्वेदी बनती हैं, ये भी सही है। कौन से कथन सही हैं? 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन पढ़िए। क्या है 5वां क्वेश्चन? 5वां क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया गया है पहला और दूसरा, और उससे संबंधित क्वेश्चनों के आंसर आपसे पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसे जरा ध्यान से देखिए। भूवैज्ञानिक काल के दौरान प्लेटों की गति और स्थल मंडलीय प्लेटों के परस्पर क्रिया सहित विवर्तनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप महाद्वीपों और महासागरीय बेसिनों का निर्माण हुआ है। कथन 2, स्थल मंडलीय प्लेटें मेंटल में संवहन धाराओं के कारण संचलन करती हैं, जिससे अपसरण, अभिसरण और रूपांतरण, भ्रंशन जैसी अंतः क्रियाएं होती हैं। महासागरों और महाद्वीपों के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहां पर यदि हम बात करें, भूवैज्ञानिक काल के दौरान प्लेटों की गति और स्थल मंडलीय प्लेटों की परस्पर क्रिया सहित विवर्तनिक प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप महाद्वीपों और महासागरीय बेसिनों का निर्माण हुआ है। इस कथन में अगर हम जाएंगे तो पृथ्वी की सतह पर कठोर स्थल मंडलियों को विभाजित किया है और प्लेटों के विवर्तनिक परिवर्तन के कारण हुई है, ये बात बिल्कुल सही है। स्थल मंडलीय प्लेटें समान धाराओं के कारण संचलन करती हैं, ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब जरा देखते हैं कि इसमें ऑप्शन क्या दिए गए हैं आपको, उसके आधार पर इसका आंसर निकलेगा। तो उपरोक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला और दूसरा दोनों सही थे और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या कर रहा है, यानी ऑप्शन ए ही हमारा यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं 6 क्या कह रहा है। महासागरीय जल की गति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय धाराएं पृथ्वी की घूर्णन, प्रचलित पवनों और भूभाग के वितरण से प्रभावित होती हैं। गर्म महासागरीय धाराएं आमतौर पर उच्च अक्षांशों से उत्पन्न होती हैं और भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती हैं, जबकि ठंडी महासागरीय धाराएं आमतौर पर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती हैं। उपरोक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन से कथन सही
हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, पहला कथन सही बिल्कुल है, महासागरीय धाराएं पृथ्वी के घूर्णन और प्रचलित पवनों के भूभाग के वितरण से प्रभावित होती हैं। ठंडा और गर्म पृथ्वी की गति के अनुसार हैं। गर्म महाधाराएं आमतौर पर उच्च अक्षांशों में उत्पन्न होती हैं, भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, तो कथन एक सही, दूसरा गलत, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, भारत में मक्का उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विश्व स्तर पर भारत मक्का उत्पादन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले देशों की सूची में शीर्ष पर है। भारतीय राज्यों में कर्नाटक में मक्का के कृषि का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, जबकि आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, विश्व स्तर पर भारत मक्का के उत्पादन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल की सूची में आता है। तो मित्रों, भारत मक्का के क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में चौथे स्थान पर है। कितने स्थान पर है? 4th स्थान पर है, सर्वाधिक नहीं, 4th पोजीशन पे आता है 2019 के डेटा के अनुसार। ठीक है, और भारत में मक्का उत्पादन 50,51,547 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट में अगर हम देखें, भारतीय राज्यों में कर्नाटक मक्का का सर्वाधिक क्षेत्रफल और आंध्र प्रदेश सर्वाधिक उत्पादकता, ये बात बिल्कुल सही है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। तो कितने स्टेटमेंट सही हैं? केवल एक सही है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, इसे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले गर्म सागरीय जल पर विकसित होते हैं, जो उनके निर्माण के लिए आवश्यक ऊष्मा एवं आर्द्रता प्रदान करते हैं। दो, भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल नगण्य होता है। यही कारण है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का केंद्रीय भाग, जिसे आंख के नाम से जाना जाता है, जिसकी विशेषता शांत मौसम एवं वायु का अवरोहण है, नीचे दिए गुण का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये तीनों बातें बिल्कुल क्या हैं? सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत के महत्वपूर्ण पर्वतीय तर्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पर्वतीय दर्रा बनिहाल दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, खरदुंगला दर्रा है और लिपुलेख दर्रा है। तो आपको बताना है कौन सा दर्रा कहां पर है। तो मित्रों, यहां पर देखते हैं बनिहाल दर्रा क्या कह रहा है? कश्मीर घाटी को हिमालय के दक्षिण के मैदानों से जोड़ता है, बिल्कुल सही है। रोहतांग दर्रा किन्नौर जिले से को तिब्बत और चीन से जोड़ता है। तो रोहतांग दर्रा के बारे में यदि हम बात करें, तो ये कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। ये यहाँ पर गलत है, यानी क्या कर रहा है? हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति घाटी को जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, खरदुंगला लद्दाख को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है। खरदुंगला के बारे में बात करें, लद्दाख को सियाचिन से जोड़ता है, बिल्कुल सही है। लिपुलेख उत्तराखंड को चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड लिपुलेख, ये बिल्कुल, यही भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कितने सही हैं? 3 सही हैं, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, इसे देखते हैं। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र जल अपवाह बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में गंगा जल अपवाह बेसिन ब्रह्मपुत्र जल अपवाह बेसिन की तुलना में अधिक राज्यों को सम्मिलित करता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी के ज्वारामुख पर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन के निर्माण में योगदान देती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, देखते हैं। तो भारत में गंगा अपवाह बेसिन ब्रह्मपुत्र जल अपवाह की तुलना में अधिक राज्यों में सम्मिलित है, बिल्कुल सही है। गंगा का जल बेसिन अपवाह, क्योंकि गंगा जल आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में ज्वालामुख में सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करती हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कह रहा है 11? भारतीय मानसून प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ITCZ
क्या है, ITCZ यानी अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु के दौरान उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन प्रभावित होता है। तिब्बती पठार गर्मियों में उच्च दाब वाले क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आर्द्र मानसूनी पवनों को आकर्षित करने में सहायता करता है। 3, प्रशांत महासागर में अल नीनो की घटना भारतीय मानसून को कमजोर कर देती है। तो यहां पर आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो मित्रों, ITCZ अंतर अभिसरण ग्रीष्म ऋतु के दौरान उत्तर से स्थानांतरित होकर जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होता है, ये बात बिल्कुल सही है। तिब्बती पठार गर्मियों के उच्च दाब वाले क्षेत्र के दौरान कार्य करता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आर्द्र मानसूनी पवनों को आकर्षित करने में सहायक होता है, ये बात गलत है। ठीक है, प्रशांत महासागर में अल नीनो भारतीय मानसून कमजोर करता है, ये बात बिल्कुल सही है। अल नीनो भारतीय मानसून को क्या करता है, कमजोर करता है। ठीक है, तो 1 और 3 सही, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वर्षण के निम्नलिखित प्रकारों की विशेषताओं से मिलान कीजिए। संवहनीय वर्षण यह तब होता है जब आर्द्र पवनें किसी पर्वतीय अवरोध के फलस्वरूप आरोहण करती हैं। तो संवहनीय वर्षा के बारे में यदि हम बात करें तो संवहनीय वर्षा पृथ्वी की सतह के तीव्र तापन के कारण होती है, जिसके कारण वायु में प्रसरण होता है और जिसके कारण वायु का आरोहण होता है और ठंडी होती है। जैसे जैसे वायु ठंडी होती है आर्द्रता संघनित हो जाती है। तो यानी ये स्टेटमेंट क्या है, हमारा गलत दिया गया है। आर्द्र क्षेत्रों में नहीं, ये सही नहीं है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है इसके साथ। पर्वतीय वर्षण जिसका परिणाम पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक गर्म होने से है और जिसके कारण वायु का आरोहण होता है। वाताग्रीय वर्षण उष्ण और शीत वायु राशियों के अभिसरण से संबंध है। उपरोक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन से सही सुमेलित हैं ये बताना है। तो पर्वतीय वर्षण के बारे में यदि हम बात करें तो पर्वतीय वर्षण क्या कह रहा है, इसका परिणाम पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक गर्म होने से होता है, जिसका वायु का आरोहण नहीं। ये संवहनीय वर्षा के बारे में बताया गया है, तो ये भी यहाँ पर गलत है। वाताग्रीय वर्षण उष्ण और शीत वायु राशियों के अभिसरण से होता है, ये हमें लगता है सही है। वाताग्रीय वर्षण इसी से ही होता है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, देखते हैं। भारत में लेटराइट मृदा के बारे में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। लेटराइट मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, लेकिन बॉक्साइट या फेरिक ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा होती है। यह मृदा मुख्यतः अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अपनी कम उर्वरता के कारण लेटेराइट मृदा चाय और कॉफी जैसी फसलों के लिए अनुपयुक्त होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, तो लेटराइट मृदा नाइट्रोजन की कमी होती है, लेकिन बॉक्साइट या फेरिक ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा होती है, सही है। यह मृदा मुख्यतः अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, यह बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, उसे देखते हैं। निम्नलिखित पर्वतीय चोटियों एवं उनसे संबंधित प्राणियों श्रेणियों के उद्गमों पर विचार कीजिए। पर्वतीय चोटी कंचनजंगा, जास्कर, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नामुडी। तो यहाँ पर देखते हैं पर्वतीय चोटियों के बारे में क्या क्या कहा गया है। कंचनजंगा किस श्रेणी में आती है, तो कंचनजंगा पूर्वी हिमालय में स्थित है, न कि जास्कर श्रेणी में। यानी ये कथन क्या है, गलत है। कहां पर है कंचनजंगा, ईस्ट हिमालय में आती है कंचनजंगा। ठीक है मित्रों। नंदा देवी कुमायूं हिमालय में, ये कुछ मिला के सही है, क्योंकि नंदा देवी उत्तराखंड में आती है और कुमायूं हिमालय में है, सही है। धौलागिरी महाभारत श्रेणी में, तो धौलागिरी भी पश्चिम मध्य नेपाल के धौलागिरी में स्थित है, महाभारत श्रेणी में है। अन्नामुडी पश्चिमी घाट में है, तो अन्नामुडी भी हमारा सही है, पश्चिमी घाट में स्थित है। तो ये 3 सही हैं, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, इसे देखते हैं ध्यान से। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नदी स्रोत उद्गम गोदावरी, महाबलेश्वर, सबरी, इंद्रावती, मंजरा, कृष्णा, त्रंबक पठार और सहायक नदियां तुंगभद्रा, भीमा और मूसी। कावेरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, हेमवती, कामबिनी, भवानी। उपरोक्त पंक्तियों में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही सुमेलित है? तो यहां पर यदि हम बात करें गोदावरी
जो है वो क्या कह रही, गोदावरी नदी गंगा के बाद भारत की दूसरी बड़ी नदी है जो नासिक के पास महाराष्ट्र के त्र्यंबक पठार से उद्गमित होती है। सहायक नदियों में अगर हम बात करें तो इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं, मंजरा, इंद्रावती और साबरी शामिल हैं। तो इसकी सहायक नदी तो सही है, लेकिन इसका ये स्थान नहीं है, ये त्र्यंबक से होती है। कहां से? त्र्यंबक से, महाराष्ट्र में। कृष्णा त्र्यंबक पठार, ये भी गलत हो जाएगी। कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, कर्नाटक और तेलंगाना से होकर प्रवाहित होती है, महाबलेश्वर से उद्गमित। और सहायक नदियां तुंगभद्रा, भीमा, मालप्रभा और मूसी हैं। तुंगभद्रा, भीमा, मालप्रभा, ये तो सही है, लेकिन ये सही नहीं है, ये महाबलेश्वर से निकलती है। कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से। कावेरी, ब्रह्मगिरी, हेमावती, कामनी, भवानी। कावेरी के बारे में यदि हम बात करें, कावेरी नदी तो ये ब्रह्मगिरी से ही निकलती है और इसकी सहायक नदियां भी यही हैं। तो यहां पर यदि हम बात करें, ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या कह रहा है 16? इसे देखते हैं। एक साथ चुनाव कराने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 4 बार सभी राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा को एक साथ चुनाव हुए हैं। पर राष्ट्रीय आपातकाल के कारण लोकसभा के समय से पहले भंग होने के कारण 1968 में भारत में एक साथ चुनाव होने के चक्र बाधित हुआ था। एक साथ चुनावों के लिए आवश्यक है कि देश भर में मतदान एक ही दिन में हो, ये तो कंपलसरी नहीं है। एक साथ चुनाव का मतलब ये नहीं होता है। कैबिनेट ने हाल ही में वन राष्ट्र वन नेशन वन इलेक्शन की बात की है। रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष बनाए गए थे समिति के, ठीक है। और इसमें इसने क्या बोला है ये जरा देखें। तो सबसे पहले 51-52 में लगभग सब जगह एक साथ चुनाव हुए थे और 67-68 तक ऐसा हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट पे आ जा रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट, आपातकाल में लोकसभा के समय पहले भंग होने के कारण ऐसा नहीं हुआ था, ये 1968 गलत है। नेक्स्ट, एक साथ चुनाव में आवश्यक है देश भर में एक ही दिन चुनाव हो, नहीं ऐसा नहीं है, एक दिन चुनाव नहीं, लेकिन एक सेशन में चुनाव की बात इसमें की गई है। तो ये तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कितने सही हैं? केवल एक सही है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत शिकायत निवारण तंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों CDRC की स्थापना का प्रावधान करता है। इन आयोगों का क्षेत्राधिकार वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य और मांग की गई क्षतिपूर्ति की राशि के आधार पर निर्धारित होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन कौन से कथन यहाँ पर सही हैं? इसमें अगर हम बात करें तो यह जिला और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारणों में, यानी ऑप्शन 1 हमारा सही है। इन आयोगों का क्षेत्राधिकार वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य पर क्षतिपूर्ति की राशि पर निर्धारित करता है, ये भी कथन सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर है 18, ठीक है। क्या है 18? इसे देखते हैं। लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत संसद द्वारा प्रत्येक वर्ष गठित की जाती है। इसका प्राथमिक कार्य वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना और इसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्रस्तुत कराना है। मंत्रिपरिषद के सदस्य समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए पात्र नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन से कथन सही हैं? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत संसद में प्रत्येक वर्ष गठित की जाती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो 10 दिसंबर 2024 को संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें क्या किया गया है? इस भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत इसे गठित किया जाता है, ये नितांत गलत है। लोक लेखा समिति अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 के अंतर्गत इसमें अधिकार प्रदान किया जाता है, ठीक है, और ये प्रत्येक वर्ष गठित की जाती है। तो अनुच्छेद 105 और 118 के अंतर्गत है, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत। इसका प्राथमिक कार्य वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना और इसे भारत नियंत्रक परीक्षक को प्रस्तुत कराना, नहीं, केट की रिपोर्ट की जांच करना, उल्टा दिया गया है, ये भी गलत है। मंत्रिपरिषद के सदस्य समिति के रूप में चुने जाने के लिए पात्र नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। केवल कौन सा कथन सही है? केवल तीसरा कथन यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। कौन सा कथन सही होगा? तीसरा कथन यहाँ पर सही होगा, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन सी हमारा सही
है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 19, क्या कह रहा है, पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य 18 चिन्हित व्यापार में शामिल पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों का समर्थन करना है। यह योजना संपार्श्विक मुक्त ऋण और एवं कौशल उन्नयन सहायता प्रदान करती है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, इसका उद्देश्य पीएम विश्व 18 चिन्हित व्यापार को शामिल करने के लिए है, ये बात बिल्कुल सही है। ये योजना संपार्श्विक मुक्त ऋण और कौशल उन्नयन में सहायता प्रदान करता है, ये भी सही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय हैं। तो यहाँ पर यह बात क्या है, बिल्कुल सही नहीं है और ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो मंत्रालय है वो आपका एमएसएमई है। ठीक है, एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या कह रहा है, भारत संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जायद तलवार भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। अमेरिका के बाद यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है और चीन के बाद भारत यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ऊर्जा क्षेत्र में यूएई जनवरी सितंबर 2024 चक्र के लिए भारत में कच्चे तेल का शीर्ष निर्यातक है। उपयुक्त कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो यहां पर यदि हम बात करें, जायद तलवार भारत और उसके बीच नौसैन्य अभ्यास है, ये बिल्कुल सही है। अमेरिका के बाद यूएई, पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरे स्टेटमेंट की तरफ अगर हम देखें तो अमेरिका के बाद यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है और चीन के बाद भारत यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है वो कैसा है, वो हमारा बिल्कुल सही है। अमेरिका के बाद यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य और चीन के बाद भारत का व्यापारिक भागीदार है यूएई का। ऊर्जा के क्षेत्र में सितंबर 2024 के चक्र में कच्चे तेल का शीर्ष निर्यातक था, ये बात बिल्कुल गलत है। कच्चे तेल का भारत में शीर्ष निर्यातक के बारे में यदि हम बात करें तो इराक जनवरी सितंबर में सबसे ज्यादा था, न कि यूएई। तो कितने सही हैं? 2 सही हैं, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। किस पर? 21 पर। क्या है 21, उसे जरा देखते हैं। कोप 28 के तहत स्थापित लॉस एंड डैमेज फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जलवायु प्रेरित आपदाओं से पीड़ित कमजोर विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। फंड को विशेष रूप से विकसित देशों के योगदान से वित्त पोषित किया जाता है। विश्व बैंक वर्तमान में फंड का प्रबंधन कर रहा है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, लॉस एंड डैमेज फंड पर पहली बार शर्म अल शेख मिस्र में कोप 27 के दौरान सहमति हुई थी। हालांकि कोप 28 के कुछ सप्ताह पहले एक विकसित एवं अविकसित देश अपने कुछ मतभेदों के दूर करने के लिए फंड के प्रमुख बिंदुओं को सहमत होने और मंजूरी देने में कामयाब हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। दूसरा, फंड को विशेष रूप से विकसित देशों के योगदान से वित्त पोषित किया गया है, ऐसा नहीं है। फंड को केवल विकसित देशों के द्वारा नहीं, विकासशील देशों के द्वारा भी पोषित किया गया है, ये गलत है। विश्व बैंक वर्तमान में फंड का प्रबंधक कर रहा है, तो विश्व बैंक वर्तमान में फंड का प्रबंधन कर रहा है, ये सही है, यानी 1 और 3 सही हैं। ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एशिया पावर इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशिया पावर इंडेक्स एपीआई ऑस्ट्रेलिया स्थित अनुसंधान संगठन लॉबी इंस्टीट्यूट द्वारा संकलित किया जाता है। एपीआई एक द्विवार्षिक सूचकांक है जो 27 देशों एशिया प्रशांत क्षेत्र में पावर डायनेमिक्स को नापता है। एपीआई के 2024 संस्करण के अनुसार भारत दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़कर एशिया प्रशांत क्षेत्र में तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो क्या है, ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही है, 2 और जो 3 हैं ये हमारे गलत हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत को सीमा पारीय नदियों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जिन देशों के माध्यम से प्रवाहित
देशों के माध्यम से प्रवाहित होती है। तिस्ता भारत और बांग्लादेश, ब्रह्मपुत्र भारत और चीन बांग्लादेश, गंडक भारत और नेपाल, कोसी भारत और भूटान। तो तिस्ता यदि हम बात करें तो तिस्ता जो नदी बताई जा रही है वो किन दो देशों के बीच साझा होती है उसके बारे में बताना है। तो तिस्ता भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, सही है। ब्रह्मपुत्र भारत, चीन और बांग्लादेश, ये भी बिल्कुल सही है। भारत, चीन और बांग्लादेश, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। गंडक भारत और नेपाल। कोसी की अगर हम बात करें तो कोसी जो है वो भारत और भूटान में प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है, नेपाल से उद्गमित होती है, भूटान नहीं, यहाँ पर नेपाल है। ये गलत है। तो कितने सही हैं? 3। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या है? लिथियम खनन के प्रतिकूल प्रभावों के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह निष्कर्षण के दौरान अत्यधिक जल के उपयोग के कारण भूजल स्तर में कमी आती है। लिथियम निष्कर्षण का जैव विविधता पर नगण्य प्रभाव पड़ता है। भारत वैश्विक स्तर पर लिथियम का सबसे बड़ा आयातक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, निष्कर्षण के दौरान अत्यधिक जल का उपयोग होता है जिससे कमी आती है, ये बात बिल्कुल सही है। लिथियम निष्कर्षण में जैव विविधता पर नगण्य प्रभाव पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। लिथियम आमतौर पर ब्राइन माइनिंग नामक प्रक्रिया द्वारा खनन किया जाता है जिससे भूमिगत लवणीय जल के भंडारण से लिथियम में निष्कर्षण शामिल है। तो ये चीज गलत है। भारत वैश्विक स्तर पर लिथियम का सबसे बड़ा आयातक है, तो भारत वैश्विक स्तर पर लिथियम का सबसे बड़ा आयातक नहीं है। लिथियम बैटरी उत्पादन का विस्तार कर रहा है लेकिन यह सबसे बड़ा आयातक नहीं है। चीन सबसे बड़ा आयातक है, तो ये भी कथन गलत है, ये चीन है, ठीक है। तो केवल एक सही है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पीएम श्री योजना के अंतर्गत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य वर्तमान विद्यालयों को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मॉडल विद्यालयों के रूप में अद्यतन में एवं विकसित करना है। शिक्षा मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, न एक न दो, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं तो क्या है पीएम श्री योजना? इसका उद्देश्य वर्तमान विद्यालयों को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मॉडल विद्यालयों के रूप में अद्यतन में विकसित करना। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, ठीक है। पहला, पीएम श्री, इसका उद्देश्य वर्तमान विद्यालयों को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मॉडल विद्यालयों के रूप में विकसित करना, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। शिक्षा मंत्रालय से योजना कार्यान्वयन का नोडल मंत्रालय, ये दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सारागढ़ी की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 1897 में ब्रिटिश सेना और अफरीदी और कुजई आदिवासी उग्रवादियों के बीच लड़ा गया था। इसे भारत में प्रतिवर्ष शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सारागढ़ी की लड़ाई के बारे में, तो यह लड़ाई सैन्य इतिहास में सबसे महान अंतिम स्टैंड अप में से एक है, जहाँ ब्रिटिश भारतीय सेनाओं के 21 सैनिकों ने 8000 से अधिक अफरीदी आदिवासियों को भारी बल के खिलाफ पोस्ट का बचाव किया था। तो ये बिल्कुल सही है, प्रतिवर्ष शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्या है 27, उसे देखते हैं। भारत में सेमीकंडक्टर मिशन ISM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिशन का लक्ष्य 2028 तक सेमीकंडक्टर विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। यह भारत में सेमीकंडक्टर फेब स्थापित करने के लिए घरेलू एवं विदेशी कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह मिशन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही हैं, भारत में सेमीकंडक्टर फेब स्थापित करने के लिए घरेलू विदेश कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ये सही है। मिशन का लक्ष्य 2028 तक सेमीकंडक्टर, तो मिशन के लक्ष्य के बारे में यदि हम बात करें, विनिर्माण आत्मनिर्भरता हासिल करना है। हालांकि सरकार ने इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है, ये गलत है। मिशन इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित, ये सही है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है 28, इसे देखते हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम CPSE के लिए नवरत्न एवं महारत्न की स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महारत्न कंपनियों की तुलना में नवरत्न कंपनियों को निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता प्राप्त है। महारत्न कंपनियों को पिछले 3 वर्षों के दौरान 25,000 करोड़ का न्यूनतम वार्षिक कारोबार होना आवश्यक है। नवरत्न और महारत्न दोनों स्थिति कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दी जाती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन कौन से कथन सही हैं,
तो महारत्न कंपनियों की तुलना में नवरत्न कंपनियों को निर्णय लेने अधिक स्वायत्तता होती है? नहीं, नवरत्न को कम होती है। महारत्न कंपनियों पिछले 3 वर्षों में 25,000 करोड़, ये सही है। नवरत्न महारत्न दोनों स्थिति कॉर्पोरेट मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती। ये अगर हम बात करें नवरत्न और महारत्न कंपनियों का जो मंत्रालय है वो सार्वजनिक उद्यम विभाग मंत्रालय है। क्या है? सार्वजनिक उद्यम विभाग मंत्रालय, यानी ऑप्शन बी ही हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 29। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है इसे देखते हैं। हाल ही में समाचारों में जूस पू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बृहस्पति के वायुमंडल और चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिए नासा के नेतृत्व वाला मिशन है। यह बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर जीवन की क्षमता का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह उपसतह जल का विश्लेषण करने के लिए उन्नत स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें बृहस्पति वायुमंडल चंद्रमाओं के अध्ययन के लिए नासा के नेतृत्व वाला मिशन है, तो जूसी के बारे में बात करें तो ये यूरोपीय एजेंसी ESA के अंतर्गत किया गया है। किसके द्वारा? ईसा के अंतर्गत, यूरोपीय स्पेस एरोनॉटिक्स के द्वारा। ठीक है, तो पहला गलत है। यह बृहस्पति और चंद्रमा यूरोप के जीवन की क्षमता का अध्ययन करेगा। यूरोपा के जीवन बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है? उपसतह जल विश्लेषण के लिए उन्नत स्पेक्ट्रोमीटर लगा है, सही है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्या कह रहा है 30? इसे देखते हैं हम लोग। शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है शत्रु संपत्ति? यह अधिनियम सरकार को युद्ध के दौरान शत्रु घोषित लोगों पर संपत्ति जब्त करने का अधिकार देता है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल कैसा है? सही है। दूसरा, शत्रु संपत्ति अभिरक्षा गृह मंत्रालय द्वारा नियंत्रित है, सही है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है 31? इसे देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य संवेदनशील सरकारी डेटा के सुरक्षित भंडारण के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल लेजर तैयार करना है। फ्रेमवर्क वित्त एवं स्वास्थ्य सेवा सहित कई क्षेत्रों में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को अपनाने का प्रोत्साहित करता है। नीति आयोग फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से कथन सही हैं, तो इसका उद्देश्य संवेदनशील और सरकारी डेटा को सुरक्षित भंडारण के लिए केंद्रीकृत डिजिटल लेजर तैयार करना, ये बिल्कुल गलत है। ब्लॉकचेन का मतलब ये नहीं है। नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क यह पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए विकेंद्रीकृत ब्लॉकचेन अपनाने को बढ़ावा देता है, न कि केंद्रीकृत लेजर को। ठीक है, फ्रेमवर्क वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा सहित कई ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी अपनाने की बात करता है, सही है। नीति आयोग फ्रेमवर्क लागू करने के लिए जिम्मेदार है। अगर इसकी हम जिम्मेदारी के बारे में बात करें तो फ्रेमवर्क कार्यान्वयन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्रालय द्वारा है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्रालय द्वारा। ये भी गलत है। तो कितना सही है? केवल एक सही है, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी में हाल की प्रगति के बारे में निम्नलिखित जोड़े पर विचार कीजिए। प्रौद्योगिकी और लक्ष्य: टील कार्बन अध्ययन, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बन का मापन, जिंक आयन बैटरी, बायो E3 नीति, नवीकरणीय ऊर्जा आधारित इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें क्या है? टील कार्बन अध्ययन क्या होता है? आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बन पृथक्करण के अध्ययन से संदर्भित होता है। आर्द्र भूमि ब्लू ओवर टील कार्बन अध्ययन कैप्चर के अंतर्गत, ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, दूसरा जिंक आयरन बैटरी क्या है? यह गैर विषाक्त प्रचुर संसाधनों जैसे लाभों के लिए लिथियम आयन बैटरी के अंतर्गत आता है, ये सही है। बायो E3 नीति, नवीकरणीय ऊर्जा आधारित इलेक्ट्रॉनिक वाहन EVs को बढ़ावा देना, तो ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो कितने कथन? बी हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्या है 33? इसे देखते हैं।
अमोनिया प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह औद्योगिक अपशिष्टों के माध्यम से सीवेज द्वारा संदूषण के माध्यम से होता है। यह जलीय जीवन के लिए विषाक्त है और मानव शरीर को आंतरिक अंग को नुकसान पहुंचा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना एक ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो औद्योगिक अपशिष्टों के माध्यम से सीवेज द्वारा संदूषण माध्यम, ये दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। सीरिया, इजराइल, जॉर्डन, तुर्की। उपरोक्त देशों में कौन सा लेबनान के साथ सीमा साझा करता है? एक और दो, दो और तीन, एक दो चार और एक दो तीन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा साझा करता है, इसके बारे में बताना है। तो लेबनान के साथ साझा करता है सीरिया, और कौन करता है? और दूसरा साझा करता है आपका इजराइल, यानी ये दोनों सही हैं। ऑप्शन ए जो है हमारा सही होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। 35 इसे देखते हैं। बायोराइड यानी जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार उद्यमता विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री का बढ़ावा देना है। यह उद्योग अकादमिक सहयोग पर केंद्रित है और अनुसंधान के लिए बाह्य वित्त पोषण का समर्थन करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो यहाँ पर कौन कौन से आएंगे? इसका उद्देश्य बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री का बढ़ावा देना है। यह उद्योग अकादमिक सहयोग पर केंद्रित है और अनुसंधान के लिए बाह्य वित्त पोषण का समर्थन करता है। यानी ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। भारत में आर्द्र भूमि के निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार कीजिए। आर्द्र भूमि में है तो चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ी खारे पानी जल का लेगून झील है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें? तो यहाँ पर चिल्का को सबसे बड़ी खारे पानी की झील बताया गया है, एशिया की सबसे बड़ी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे क्या क्या दिया गया है उसके बारे में देखते हैं। आगे इसमें दिया गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मैंट्रॉक्स रिकॉर्ड में शामिल है। लोकटाक झील फूंगदीप तैरती वनस्पति पारिस्थितिकी तंत्र है। तो केवलादेव भी सही है बिल्कुल, और लोकटाक झील मणिपुर की ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कितने होंगे? सभी तीनों सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्या है 37? इसमें जरा देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंग्रोव तटीय अपर्दन और तथा तूफानी लहरों के विरुद्ध प्राकृतिक अवरोधकों के रूप में कार्य करते हैं। मैंग्रोव अपनी सघन मूल व्यवस्था के माध्यम से तरंग ऊर्जा को 75% तक कम कर दे सकते हैं। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? पहला कथन 1, कथन 2, दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। कथन 1, कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो मित्रों मैंग्रोव तटीय अपर्दन तूफानी लहरों के विरुद्ध प्रकृति के अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। मैंग्रोव अपनी सघन मूल व्यवस्था के माध्यम से तरंग को 75% तक कम कर सकते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं और ये व्याख्या भी करते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्या है 38? इसे देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDCS के तहत 2030 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। भारत के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 4.4 टन है, जो वैश्विक औसत 1.8 टन के प्रति व्यक्ति से काफी अधिक है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से भारत विश्व स्तर ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा बड़ा उत्सर्जक है, ये बात बिल्कुल सही है। भारत ने अपने राष्ट्रीय निर्धारित योगदान NDCS के तहत 2030 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन की प्रतिबद्धता व्यक्त की है, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं किया गया है। ठीक है, 2070 तक कहा गया है। कब तक? 2070 तक। ठीक है, भारत में प्रति व्यक्ति 4.4 टन है, जो वैश्विक 1.8। भारत में प्रति व्यक्ति की अगर हम बात करें तो 1.1 टन है, जो वैश्विक स्तर का 1.1 टन वैश्विक स्तर के 4 टन से काफी कम है।
ठीक है, ये कथन भी हमारा क्या होगा, गलत होगा, केवल एक सही है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। किस पर मित्रों, 39 पर। क्या है 39, इसे देखते हैं हम लोग। विविध पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहल उद्देश्य, स्टॉकहोम कन्वेंशन संधारणीय वन प्रबंधन तथा कार्बन पृथक्करण, रेड प्लस मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों को हानिकारक प्रभावों से सुरक्षित रखना, बॉन कन्वेंशन प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण, कार्टेजेना प्रोटोकॉल आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों GMOS में जैव सुरक्षा। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों सही सुमेलित हैं। कौन कौन दोनों हैं उसको जरा देखते हैं। तो स्टॉकहोम संधारणीय प्रबंधन कार्बन पृथक्करण, ये नहीं था स्टॉकहोम कन्वेंशन में। स्टॉकहोम कन्वेंशन में मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को स्थायी कार्बनिक प्रदूषण को और हानिकारक प्रभावों को लिए स्थापित करना था वैश्विक संधि। क्या था? मानव स्वास्थ्य। क्या था? मानव स्वास्थ्य। ठीक है, यानी ये था इसका, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण का स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों में हानिकारक, और ये 2004 में हुआ था। कब हुआ था मित्रों? 2004 में। ठीक है, रेड प्लस के बारे में यदि हम बात करें तो रेड प्लस क्या था? रेड प्लस के बारे में यदि हम बात करें, इसे जलवायु परिवर्तन में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क में तहत प्रस्तुत किया गया और जो कार्बन पृथक्करण को बढ़ते हुए जैव विविधता की रक्षा करता है। कार्बन पृथक्करण में बढ़ते हुए जैव विविधता की रक्षा करता है, यानी रेड प्लस का ये है। ठीक है, यानी ये भी हमारा गलत है। बॉन कन्वेंशन प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण, बॉन कन्वेंशन प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण सही है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों का जैव सुरक्षा, ये भी क्या है हमारा, सही है। तो दो सही है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्या है 40? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को विश्व स्तर पर सर्वाधिक सफल पर्यावरण समझौतों में से एक माना जाता है। इसने लगभग सार्वभौमिक अनुसमर्थन प्राप्त कर लिया है तथा ओजोन 99% ओजोन क्षयकारी पदार्थों के चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया है। उपयुक्त कथनों में से संबंध निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही है, एक और दो दोनों सही हैं बिल्कुल, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्या कह रहा है 41, उसे जरा देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है 41? पेरिस समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेरिस समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर के 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे सीमित रखना है। ओके, आगे। पेरिस समझौते के तहत विकसित देशों को विकासशील देशों में न्यूनतम $100 बिलियन उपलब्ध कराना आवश्यक है। ये गलत है। पेरिस समझौते के तहत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित करने की अनुमति प्रदान की है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर एकत्रित करने का संकल्प लिया गया था। ये कोई जरूरी नहीं विकासशील और विकसित करेंगे। तो 1 और 3, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ओजोन क्षरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs ओजोन क्षरण का प्राथमिक कारण है। अंटार्कटिका का ओजोन छिद्र दक्षिणी गोलार्ध के वसंत ऋतु के दौरान सर्वाधिक स्पष्ट अवलोकित करता है। ओजोन क्षयकारी गुणों के कारण हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें बिल्कुल सही हैं, तो ये बात क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन क्षरण की प्राथमिक कारण है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए हमारा सही है यहाँ पर होगा, जबकि ये दोनों हमारे गलत हैं, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। सतत विकास लक्ष्यों SDGs संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2015 में SDG ने सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्रतिस्थापित किया। SDG 13 जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है। SDG पर भारत की प्रगति को राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क NIF के माध्यम से ट्रैक किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्या कह रहा है 44, उसे देखते हैं।
हाँ, संधारणीय कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संधारणीय कृषि का उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखना और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना है। एकीकृत कीट प्रबंधन आईपीएम संधारणीय कृषि में एक महत्वपूर्ण कार्यप्रणाली है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही होंगे, तो संधारणीय कृषि का उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखना और रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता को कम करना, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्या है 45? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता के संरक्षण में वनीकरण की तुलना में पुनर्वनीकरण अधिक प्रभावी है। पुनर्वनीकरण का उद्देश्य उन क्षेत्रों में मूल वनों को बहाल करना है जो पूर्व में वनों की कटाई हो चुकी थी, जबकि वनीकरण में उन क्षेत्रों में वनस्पति उगाना है शामिल जहां मूल रूप से वन थे ही नहीं। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? कथन एक, कथन दो, दोनों सही हैं। कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये दोनों सही हैं, लेकिन कथन दो एक की व्याख्या नहीं करता, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। GWP कार्बन डाइऑक्साइड के सापेक्ष ग्रीन हाउस गैसों की ऊष्मा अवरोधन क्षमता को मापता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें क्या है ये ग्लोबल क्षमता को नापता है, तो ये कथन बिल्कुल क्या है हमारा सही है। आगे कथन देखते हैं क्या बोल रहा है आगे के कथनों के लिए। हाइड्रोक्लोरोकार्बन यानी HFC को GWP कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें GWP कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम नहीं करता है बल्कि अधिक करता है, तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। 100 वर्ष से मीथेन को GWP कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक है, ये बिल्कुल सही है, यानी 1 और 3 ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्या है 47? इसे देखते हैं। प्रवाल भित्तियों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवाल भित्तियां केवल उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय जल में पाई जाती हैं। दूसरा, प्रवाल प्रजनन प्रवाल ऊतकों से जुंजे थैले शैवाल के निष्कासन के कारण होता है। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली के हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, 2 और 3, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, ये तीनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्या कह रहा है? चिपको और एपिको आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई थी, जहां ग्रामीणों ने वृक्षों पर चिपककर उन्हें कटाई से बचाया था। राजस्थान को एपिको आंदोलन वनों की कटाई को रोकने, मौजूदा वनों की रक्षा करने और वनीकरण को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। दोनों आंदोलन के पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की केंद्रीय भूमिका मुख्यता से प्रदर्शित किया। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहां पर यदि हम बात करें चिपको आंदोलन के संबंधित पहला कथन तो बिल्कुल सही है। राजस्थान में अगर हम बात करें तो ये राजस्थान में नहीं होकर चिपको आंदोलन उत्तराखंड, पश्चिमी घाट, कर्नाटक में हुआ था, ये बात बिल्कुल गलत है। दोनों आंदोलन पर्यावरण में महिलाओं की भूमिका मुख्यता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एपिको तो ये कर्नाटक में हुआ था। एपिको कहां पर? कर्नाटक में। ठीक है, ये यहाँ पर 1 और 3 बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्या है 49? इसे देखते हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। EIA सभी विकास परियोजनाओं के लिए अनिवार्य है, चाहे उनका आकार प्रकृति में कुछ भी हो। सार्वजनिक परामर्श EIA को एक अभिन्न अंग है। EIA का कार्यान्वयन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये 2 और 3 कथन सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्या कह रहा है 50? भारत के ऊर्जा मिश्रण संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कुल स्थापित ऊर्जा दक्षता में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 50 से अधिक है।
50% से अधिक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक देश है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना कृषि और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहां पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से पहला कथन बिल्कुल गलत है। 50% से अधिक की बात यहां पर नहीं की गई है। यहां पर 46.3% अधिक है। कितना है? 46.3%। ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधेयक मौजूदा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से संशोधन प्रस्तावित करता है। विधेयक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अपने कर्मचारियों की जरूरतों को निर्दिष्ट करने और केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ विशेषज्ञों को सलाहकार की नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो यहां पर यदि हम बात करें ये कौन सा कथन यहां पर सही है? पहला कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, और दूसरा कथन भी यहां पर बिल्कुल सही है। आगे देखें क्या बोला गया है उससे संबंधित। ठीक है, कृषि विधेयक राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति एनईसी और राज्य कार्यकारिणी समिति एसईसी की स्थापना करता है। एनडीएमए परामर्श, ये कथन बिल्कुल गलत है। तो यहां पर एक और दो सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 452 पर। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम यानी एड्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एड्स मानव इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण होता है जो शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली विशेष रूप से श्वेत रक्त कणिकाओं पर आक्रमण करता है। ठीक है, ये बात तो सही है। एड्स की रोकथाम का उपचार के लिए टीका और प्रत्यक्ष दवा उपलब्ध नहीं है, ये भी सही है। भारत एचआईवी के अनुमान 2023 की रिपोर्ट से नए वार्षिक एचआईवी संक्रमण बढ़ 44% की कमी आई है जो वैश्विक दर की से अधिक है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न्यू एज गेटवे डिवाइस का सबसे सटीक वर्णन करता है? ई सिगरेट, वेपिंग, पेन, गर्म तंबाकू उत्पादों जैसे उपकरणों को धूम्रपान के संबंध में विकल्प के रूप में विपणन किया गया जाता है। बच्चों में गैर संचारी रोगों की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए डिजाइन किए गए उन्नत नैदानिक उपकरण स्मार्ट चिकित्सा उपकरणों किशोरों एवं शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की वास्तविक समय निगरानी के सक्षम करते हैं। इंडोर आउटडोर प्रदूषण के प्रभाव से कम करने के उद्देश्य से नवोन्मेषी वायु शोधन प्रणाली। तो यहां पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो वो है ई सिगरेट वेपिंग, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्या कह रहा है इसे जरा देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पीओसीएस यानी पॉक्सो अधिनियम धारा 15 की हालिया व्याख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? बाल अश्लील सामग्री देखना, रखना, रिपोर्ट करने में विफल रहना, यहां तक कि इसे प्रसारित किए बिना पॉक्सो अधिनियम धारा 15 के तहत अपराध माना गया है। सही है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार किसी व्यक्ति को पॉक्सो अधिनियम के तहत उत्तरदायी ठहराया जा सकता है भले ही उसके पास बाल अश्लील सामग्री भौतिक रूप से मौजूद न हो, लेकिन उसके पास विचाराधीन सामग्री को नियंत्रित करने की शक्ति थी, यानी दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विंडफॉल टैक्स के संबंध शब्द का सटीक वर्णन करता है? गैर कानूनी तरीकों या अनैतिक प्रथाओं के माध्यम से अर्जित लाभ पर अधिरोपित कर अपने स्वयं के प्रयासों के स्थान पर बाह्य आर्थिक कारकों के कारण अत्यधिक लाभ प्राप्त करने वाले उद्योगों पर अधिरोपित करता है। पर्यावरण या सामाजिक जिम्मेदारी लक्ष्यों को पूरा करने में विफल निगमों पर लागू एक अधिभार एक कर विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय निगमों को उनके घरेलू देशों में लाभ प्रत्यावर्तन के लिए लक्षित करता है। तो यहां पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी हमारा यहां पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। पीएम इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट पीएमई ड्राइव योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना और फेम योजना और इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 को शामिल करना है। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सब्सिडी की प्रतिपूर्ति ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के प्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। तो यहां पर यदि हम बात करें पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट में अगर योजना के लक्ष्य के बारे में बात करें
दूसरे स्टेटमेंट में योजना के लक्ष्य के बारे में यदि हम बात करते हैं, और योजना के लक्ष्य के बारे में यदि हम बात करते हैं तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, 1 और 2 तो बिल्कुल सही है। आगे क्या दिया गया है उसे देखते हैं। इस योजना के कार्य में नोडल मंत्रालय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नहीं। इसके अगर हम मंत्रालय के बारे में बात करें तो इसका मंत्रालय भारी उद्योग मंत्रालय है। क्या है? भारी उद्योग मंत्रालय, न कि ये। तो ऑप्शन 1 और 2 यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। अभ्यास सम्मिलित देश, अभ्यास वरुण भारत और ओमान, अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज भारत और फ्रांस, मालाबार नौसेना अभ्यास भारत युद्ध अभ्यास। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन है आपका अभ्यास वरुण। तो अभ्यास वरुण जो हुआ है वो फ्रांस और भारत की नौसैनिक अभ्यास के बीच में हुआ है। फ्रांस और भारत यानी पहला गलत। भारत अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज थर्ड के बारे में बात करें तो ये भारत की वायुसेना और ओमान के बीच हुआ है। ईस्टर्न ब्रिज यानी ये भी गलत। मालाबार नौसेना योजना यानी इसे हम देखें तो यह भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, ये बिल्कुल सही है। युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए, भारत और अमेरिका, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्या है 58? इसे देखते हैं। रीसेट कार्यक्रम के संबंध में जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है, किससे संबंधित है? देखो जरा किससे संबंधित है। पहला, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्वास, सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के लिए कोरियर सर्विस सशक्तिकरण, ग्रामीण भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, स्मार्ट शहरों का विकास। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यह सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के लिए कैरियर सशक्तिकरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्या कह रहा है 59? निम्नलिखित में से कौन सा विफल ऑपरेशन सद्भाव का सटीक वर्णन करता है? भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह का मुकाबला करने के उद्देश्य से एक सैन्य अभियान, आसियान देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कूटनीतिक पहल, टाइफूनी यागी के प्रभावित कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समर्थन करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान आरंभ किया, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया देशों के बीच सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है ऑप्शन सी, टाइफून यागी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या है 60? इसे जरा देखते हैं। खनिज सुरक्षा भागीदारों के संबंध में निम्नलिखित नेटवर्क के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। क्या है जरा इसे देखते हैं। विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं को निधि प्रदान करने के लिए खनिज सुरक्षा योगदान की एक पहल है। खनिज सुरक्षा भागीदारी वित्त नेटवर्क का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों के लिए सुरक्षित और टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर चीन पर निर्भरता को कम करना है। खनिज सुरक्षा भागीदारी वित्त नेटवर्क को शामिल होने वाला भारत एशिया का एकमात्र देश है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, कथन पहला और दूसरा सही है, तीसरा कथन गलत है, क्योंकि तीसरे कथन के बारे में भारत एशिया का एकमात्र देश नहीं है, जापान भी इसका सदस्य है। ठीक है, जापान। तो 1 और 2 ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैन एलन विकिरण बेल्ट को सटीक परिभाषित करता है? तो पहला, प्रशांत महासागर के में समुद्र तल पर मूल्यवान खनिजों का संचय द्वारा गठित महासागरीय पॉलीमेटेलिक बेल्ट सही नहीं है। विकिरण 2 बेल्ट कॉस्मिक किरणों द्वारा विकसित आंतरिक सूर्य किरणों द्वारा गठित बाह्य बेल्ट तूफानों से सुरक्षा, ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। एकीकृत पेंशन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुनिश्चित पेंशन 25 वर्षों की न्यूनतम सहायता सेवा के लिए सेवानिवृत्त के पहले पिछले 12 महीनों में आहरित औसत मूल वेतन का 50% है। कर्मचारी की मृत्यु के ठीक पहले की पेंशन को 75% के बराबर एक सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही होगा? तो पहला कथन बिल्कुल सही है और दूसरा कथन सही नहीं है। ये 60% प्रदर्शित दी जाती है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है वो भी जरा देख लें।
तीसरा, मुद्रास्फीति सूचकांक सुनिश्चित पेंशन पेंशन पर लागू होती है, ये सही है, यानी ऑप्शन 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्या कह रहा है 63? इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव IPO1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत द्वारा 2019 में बैंकॉक में आसियान के नेतृत्व में होने वाले पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की शुरू की गई थी। यह पहला इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक नया संस्थागत ढांचा विकसित करने के लिए प्रशांत महासागर तट के आसपास के 6 देशों के बीच एक समझौता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही नहीं है, एक बात सही है, पहली यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश G4 समूह का सदस्य है? यह जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के स्थायी सदस्यता के लिए दूसरे की महत्वाकांक्षा का समर्थन करता है। जर्मनी, भारत, जापान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो जर्मनी, भारत, जापान और ब्राजील। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से ग्राफीन में कौन सी अद्वितीय गुण जिसे परिष्कृत तकनीकी अनुप्रयोग के लिए आकर्षण सामग्री बनाते हैं? उच्च तन्य शक्ति, लचीलापन, ऊष्मा के उत्कृष्ट चालक, असाधारण विद्युत चालकता, सभी गैसों की तरल पदार्थों के लिए अपारगम्य। दूसरे नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी हमारा सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्या है 66? गैलाथिया बे हाल ही में समाचारों में देखी गई कहाँ स्थित है? गैलाथिया बे के बारे में यदि हम बात करें तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास स्थित है। ऑप्शन सी डी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा स्थायी बंधपत्र की एक विशेषता है? 5 वर्ष की सुनिश्चित परिपक्व अवधि, जारीकर्ता का ब्याज भुगतान करने की आवश्यकता नहीं, बंधपत्र का कोई परिपक्वता तिथि नहीं और निश्चित ब्याज भुगतान प्रदान करता है। बंधपत्र का पूर्ण भुगतान 20 वर्ष प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है तो बंधपत्र कोई परिपक्वता तिथि नहीं है, अनिश्चित ब्याज भुगतान। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। अभ्यास AIKA हाल ही में भारतीय सेना की दक्षिण कमान निम्नलिखित में किसके साथ आयोजित की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, बहुक्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी, अफ्रीका, दक्षिया में। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा सही होगा? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? स्कूली छात्रों के लिए डिजिटल साक्षरता, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के निरक्षरों के लिए शिक्षा, 18 वर्ष से कम उम्र की युवाओं के लिए व्यावसायिक कौशल, प्राथमिक शिक्षा की ढांचे का विकास। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के निरक्षरों के लिए शिक्षा। सरकार द्वारा आरंभ किए गए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नीलिप का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्या है 70? उसे देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BS1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उद्देश्य 2035 तक परिचालित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करना। सही, यह 2026 में लॉन्च होने वाले चंद्रयान 4 मिशन को विस्तार है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें यह 2026 में 2004 चंद्रयान 4 चंद्रमा सतह पर लैंड नमूने क्षेत्र के कलेक्शन से संबंधित है। ठीक है, और ये इससे इसका गगनयान कार्यक्रम का विस्तार है, न कि चंद्रयान का। ठीक, तो ये गलत है, एक ही सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्या है 71? इसे देखते हैं। भारत में मानसूनी हवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। म्यांमार में अराकन पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर मोड़ देता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम के दौरान तमिलनाडु का तट क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में मानसूनी हवाओं के समानांतर स्थित है। मेघालय
कि खासी पहाड़ियां भौगोलिक वर्षा के कारण बनती हैं। मासिन राम पृथ्वी का सबसे आर्द्र स्थान बन जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। हिमालय नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय नदियां प्रकृति में पूर्ववर्ती हैं, ठीक है, वे विवर्तनिक उत्थानों के क्षेत्र के उत्पन्न होते हैं और वे युवावस्था में होती हैं। गंगा और यमुना जैसी नदियां ऊपरी भाग में गुम्फित चैनल वन में स्थित हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बातें सही है? पहली दूसरी सही है, तीसरी नहीं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्या है 73? इसे जरा देखते हैं। भारतीय मृदाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? जलोढ़ मृदा ह्यूमस और नाइट्रोजन से समृद्ध। जलोढ़ मृदा के बारे में यदि हम बात करें, बाढ़ के दौरान बनती है और यहाँ पर ह्यूमस और नाइट्रोजन से समृद्ध नहीं होती है। काली मृदा उच्च जल धारण क्षमता, काली मृदा में जल धारण क्षमता बहुत होती है, ये बात बिल्कुल सही है। ये मरुस्थलीय फास्फोरस और पोटास से समृद्ध। मरुस्थलीय मृदा में सामान्यतः संरचना रेतीली होती है, ऐसा कुछ नहीं, केवल एक सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। नदी और विशेषता ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा दोनों मिलकर बनाती हैं, सही है। चंबल वेड लैंड स्थलकृति, ये भी बिल्कुल सही है। अवनलकाएं बनाती है। इंद्रावती कृष्णा नदी की सहायक नदी। इंद्रावती सम्मिलित नहीं है, कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं, गोदावरी की सहायक नदी है, ये गलत है, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार भूवैज्ञानिक दृष्टि से हिमालय से भी पुराना है। यह मुख्यतः अवसादी चट्टानों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार से अपवाहित होने वाली नदियां विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, एक सही है, बाकी ये दोनों गलत। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थार एक वृष्टि छाया मरुस्थल है। इसकी विशेषता रेत के टीलों और लोयस जैसी एओलियन पवन द्वारा निर्मित भू आकृतियां हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वृष्टि छाया क्षेत्र है, और दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आगे ऑप्शन में क्या दिया गया है उसे देखते हैं। हाँ, दूसरा इसमें क्या दिया गया है? लूनी नदी इस मरुस्थल से अपवाहित हुई अरब सागर तक पहुंचती है। ये कथन नहीं है, बीच में कच्छ के रन में गायब हो जाती है। एक और दो ही सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्या कह रहा है 77? उसे देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह द्वीप समूह म्यांमार की सुमात्रा तक फैले ज्वालामुखी चाप का हिस्सा है। ओके, सही बात है। सैंडल पीक निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। सैंडल पीक निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उल्लेखनीय पर्वत चोटियां हैं और इसमें सबसे ऊंची चोटी अगर हम बात करें सैंडल पीक है, जो अंडमान में माउंट योवली पर है। ये निकोबार में नहीं, अंडमान में है। इस बात पर विशेष ध्यान दो। ये गलत, ये सही। ऑप्शन बी सी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित नदियों की सहायक नदियों पर विचार कीजिए। नदी और सहायक नर्मदा, तवा, चंबल, पार्वती, गोदावरी, पैनगंगा। तो इनकी सहायक नदी बतानी है। यदि हम बात करें तो यहाँ पे इन सभी की सहायक नदियां बिल्कुल सही दी गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। भारत में प्राकृतिक झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लोकटक मिजोरम, चिल्का उड़ीसा, वेम्बनाड आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही है, लोकटक झील मणिपुर में है, न कि मिजोरम में, तो पहला ही गलत हो जाएगा। ठीक है, चिल्का झील आपकी उड़ीसा में है, ये मणिपुर में है। ठीक है मित्रों, ठीक, ये चिल्का झील आपकी उड़ीसा में, और वेम्बनाड झील के बारे में यदि हम बात करें तो ये केरल में स्थित है, न कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है, पुलकट झील इसके अंतर्गत आती है। केवल एक सही, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। ठीक है, क्या है?
भारत में खनिज संबंधी कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन? भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। बॉक्साइट भारत में झारखंड उड़ीसा में कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। बॉक्साइट के प्रमुख भंडार गुजरात और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, नहीं, बॉक्साइट के प्रमुख भंडार उड़ीसा में पाए जाते हैं, उड़ीसा और झारखंड में। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें उड़ीसा, झारखंड और आंध्र प्रदेश, तो ये गलत है, एक और दो सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। पारिस्थितिकी तंत्र के अपघटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृतोपजीवी कवक को बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव हैं जो एंजाइम का उपयोग करके बाह्य रूप में कार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं। अपरदाहारी जीव केंचुए, आर्थ्रोपोडा जैसे जीव हैं जो जैविक पदार्थों शारीरिक रूप से उपभोग करते हैं, इनका आंतरिक से पाचन करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर बात करें, ये दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों पर विचार कीजिए। मैंग्रोव, घास के मैदान, ज्वारनमुख, नदी तट, समुद्र तल। उपरोक्त में से कितने इकोटोन के उदाहरण हैं? केवल 2, केवल 3, केवल 4 और सभी 5। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये सभी कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारे सही हो जाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्रों के विचार में अगर हम बात करें तो इकोटोन के 2 हैं, मैंग्रोव, ठीक है, दूसरा आपका घास के मैदान, ओके, तीसरा आपका ज्वारनमुख, ठीक है, और चौथा आपका है नदी तट, ठीक है, ये इकोटोन में नहीं आता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्या है? लैक्टिक जल नदियों की तरह एक बहता जल पारिस्थितिकी तंत्र है, ओके, ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही नहीं है। लैंटिक जल नदियों में बहते हुए जल पारिस्थितिकी तंत्र संदर्भित करता है जो पर्वतों उद्गमित करता है, बहता हुआ नहीं होता है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है स्टेटमेंट, उसे देखते हैं हम लोग। लैंटिक जल के तात्पर्य तालाब और झीलों में ऐसे स्थिर जल पारिस्थितिकी तंत्र से है, ठीक है, ये भी कथन सही नहीं है, बहता हुआ होता है। निम्नलिखित में से कौन से सही है? ना 1 ना 2, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्या है? प्रजातियों के बीच जैविक पारस्परिक क्रिया के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सह उपकारिता, इस पारस्परिक क्रिया से दोनों प्रजातियां लाभान्वित होती हैं। परजीवता, इस संबंध में दोनों प्रजातियां नकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं। सहभोजता, एक प्रजाति लाभान्वित होती है और दूसरी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये 2 युग्म यहाँ पर सही हैं। सह उपकारिता ये एक युग्म सम्मिलित है, क्रिया दोनों को लाभान्वित, परजीवता दूसरे पर जीवित रहते हैं, दोनों प्रजातियां नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होती हैं, गलत है, एक ही प्रभावित होती है। सहभोजता, जो एक के साथ अपना भोजन उठाते हैं, ये बिल्कुल सही है। कितने हैं? 2 युग्म सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्या है? नाइट्रोजन चक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एजिटोबैक्टर और क्लासोट्रिडियम मुक्त जीवित नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया आयनों में स्थिर करने में सक्षम है। नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया नाइट्रेट का नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, जबकि नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं। स्यूडोमोनास जैसी विनाइट्रीकृत बैक्टीरिया नाइट्रेट्स को पुनः वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं। इसमें नाइट्रोजन चक्र पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है? पहला और तीसरा सही, दूसरा नहीं, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्या कह रहा है 86? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी गैर स्थानिक प्रजातियां प्रकृति में आक्रामक होती हैं। आक्रामक प्रजातियां सिर्फ ब्लास्ट, वाटर, जलावन, लकड़ी, आकस्मिक उत्सर्जन और लोगों द्वारा किसी क्षेत्र में लाई जा सकती हैं। सजावटी पौधे वनों में अपगमन के बाद आक्रामक हो सकते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो ये 2 और 3 सही हैं, पहला कथन गलत है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्या है? महासागरीय अम्लीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के कारण होता है, जिससे सागरीय जल नाइट्रोजन आयन की सांद्रता को वृद्धि की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप कार्बोनेट आयनों की प्रचुरता में वृद्धि हो जाती है, जिससे कैल्सीकृत जीवों के लिए सीपियों और प्रवाल कंकाल जैसी संरचनाएं निर्मित करना आसान हो जाता है। यह सागरीय जीवन के व्यवहार को प्रभावित करता है। कुछ मछलियों को शिकारियों की पहचानने की क्षमता कम होने पर भी शामिल है, जिससे संभवतः संपूर्ण खाद्य जल प्रभावित हो जाता
है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो ये यहाँ पर कथन पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। वन्य जीव संरक्षण के लिए गठित निम्नलिखित निकायों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड NBWL, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? वन्य जीव बोर्ड NBWL, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो क्या कह रहा है ये? कौन सा कथन इसमें निकायों के रूप में विचार करना है? तो विचार करते हैं अगर हम ये कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन देखते हैं तो ये ऑप्शन हम देखेंगे तो ये सारे के सारे आते हैं पांचवें को छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्या आ रहा है 89? परमाणु ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत परमाणु अप्रसार संधि NPT का सदस्य नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का हिस्सा है। ठीक है, फिर तमिलनाडु स्थित कुडुंगलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा, ये भी सही है। भारत त्रिस्तरीय परमाणु कार्यक्रम थोरियम के अंतर्गत आता है, ये भी सही, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 90? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन पारिस्थितिकी तंत्र कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं जो जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायता करते हैं। दूसरा, वन प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और बायोमास मृदा में संग्रहित करते हैं। कौन से कथन सही हैं? यदि हम यहाँ पर कथनों के बारे में बात करें, दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। क्या है 91? गल्फ स्ट्रीम, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। समुद्री पारिस्थितिकी के बारे में बताया गया है। गल्फ स्ट्रीम जैसी महासागरीय धाराएं समशीतोष्ण पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता को संदर्भित करती हैं। ठंडी समुद्री धाराएं पोषक तत्वों उत्प्रवाह हेतु आई होती हैं जो समृद्ध मत्स्यन को प्रोत्साहित करती हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों बातें तीनों बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर 2 पर। भारत में राष्ट्रीय वन उद्यान अभ्यारण्यों के बारे में बताइए। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हिमतेंदुआ, ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हिमतेंदुआ से संबंधित है, सही है। एर्नाकुलम नीलगिरी की तरह का उद्यान है, ये भी क्या है? बिल्कुल सही सुमेलित है। और पागुतेरा एक सींग वाला, यानी तीनों, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। प्रजातियों के संदर्भ में युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, करिए विचार। पहला, सिंह पुच्छी मकटक, ये अगर हम बात करें तो क्या है कि यह घोर संकटग्रस्त है? नहीं, ये घोर संकटग्रस्त नहीं है। इसके बारे में यदि हम बात करें, वन्यजीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन संकटग्रस्त है। तो यहाँ पर यदि गंगा डॉल्फिन गंगा बाघ के नाम से भी जानी जाती है और ये संकटग्रस्त है, ये बात बिल्कुल सही है। सुभेद्य, ये भी बिल्कुल सही है, यानी 2 और 3 यहाँ पर सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा? केवल 2, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्या कह रहा है 94? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMGG के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 12 अगस्त 2011 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा परिषद राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण में निम्नलिखित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये तीनों बातें बिल्कुल क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्या कह रहा है 95? भारत में रेत खनन के संदर्भ में प्रभावों पर विचार कीजिए। भूजल स्तर में कमी, नदी अपर्दन में वृद्धि और अव्यवधान, उपरोक्त में से कितने अवैध रेत खनन के कारण होते हैं? तो अवैध रेत खनन के कारण के बारे में यदि हम बात करें तो वो कितने होते हैं, इसके संबंध में देखें तो भूजल स्तर में कमी होती है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, भूजल स्तर में कमी होती है। ठीक है, नदी अपर्दन में वृद्धि होती है, नदी का अपर्दन तेजी से होता है। ठीक, और पारिमृदा जीवों का व्यवधान आवास में होता है। ताजे जल की प्रणालियां लवणीय जल में प्रवेश में रोकथाम, ये गलत है, ये तीनों सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। क्या है 96? इसे देखते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है और नदी सही है, ये कहां पर है? उड़ीसा में है। भाखड़ा नागल पंजाब में है, सतलुज सही है। दामोदर उड़ीसा
दामोदर नहीं, पश्चिम बंगाल में है दामोदर नदी पर। रिहंद उत्तर प्रदेश, रिहंद, यानी 2 सही है, ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा सांद्रता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए प्रति इकाई आयतन में मृदा कणों का भार, नहीं। मृदा के पोषक तत्वों को बनाए रखने की क्षमता, नहीं। मृदा जिस जल मृदा में प्रवेश करता है, ये भी नहीं। मृदा आयतन में अनुपात में सरंध्रों और रिक्तियों को द्वारा व्याप्त, ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। भारत में सिंचाई विधियों के प्रभुत्व निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टपक सिंचाई सिंचाई की सबसे जल कौशल निधि है जो बाष्पीकरण और जलवायु न्यूनतम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो क्या होगा यहाँ पर यदि हम देखें तो पहला जो बात किया गया है वो बिल्कुल कथन सही है। दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, नहरों द्वारा प्रायद्वीपीय भौगोलिक स्थिति के अनुसार नहीं होती है। तीसरे अगर हम देखें तो तीसरा कथन भी सही नहीं है, उपलब्धता वाले क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्रोत है। तो यानी केवल एक सही है। तो जरा देखते हैं ऑप्शन, केवल एक, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्या कह रहा है, भारत में रबड़ की खेती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रबड़ को 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक जल राज्य जलवायु तमिलनाडु है, इसका बाद कर्नाटक का स्थान आता है। तो यहाँ पर देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत, ऑप्शन ए हमारा सही है। तो आप क्वेश्चन नंबर 100, भारत में ऊर्जा स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2024 के अनुसार भारत समग्र नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है। ओके। तीसरा, भारत में विद्युत उत्पादन में निम्न तापीय ऊर्जा के योगदान में सर्वाधिक हिस्सा कोयले का प्रमुख ईंधन अब नहीं रहा है, दूसरा गलत है। ठीक है। तीसरा, उत्पादन में कुल नवीकरणीय ऊर्जा 200 गीगावाट से लगभग 46%, ये तीनों बातें सही हैं दो। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही, तो यहाँ पर पहला और तीसरा ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने दृष्टि आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 9 लगाया है। शेष पेपर भी अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही एक विशेष सूचना, आज से हमारे चैनल में आपको इतिहास विषय से रिलेटेड एक क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि इतिहास में और खासकर एंशिएंट हिस्ट्री के वेटेज आप क्वेश्चनों का बहुत बढ़ गया है। तो जो नया पैटर्न आ रहा है जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के क्वेश्चन बहुत हैं, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने ये कार्यक्रम तैयार किया है। तो आप हमारे कार्यक्रम में जुड़िए, देखिए और साथ रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।